दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से मैं वायरल फीवर से बहुत तगड़ा पीड़ित था। 2-3 दिनों से मैं बिस्तर नहीं छोड़ पाया, इसीलिए आपको जीएस की कोई वीडियो नहीं मिल पाई। आज मैं थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रहा हूं और आज से आपको जीएस की रेगुलर वीडियो मिलने लगेगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग जीआईसी एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में अभी तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास विषय को पढ़ा है और प्राचीन इतिहास विषय को सैंधव सभ्यता और वैदिक काल तक पढ़ा है। हाँ, आपको मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड कराई थी क्योंकि बौद्ध धर्म हमने पढ़ाया था और 2 घंटे की वीडियो थी, कंप्लीट बौद्ध धर्म था, उससे बाहर से प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे, तो उसको मैंने दोबारा नहीं पढ़ाया। उसकी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है और प्लेलिस्ट में मैंने उसे जोड़ भी दिया है। जैन धर्म की भी एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और उसे भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो बौद्ध और जैन धर्म यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो महाजनपदों का उदय है, वहां से हम इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे, प्राचीन इतिहास को। साथ ही जो संविधान का हिस्सा है, संविधान में हमने 2-3 चैप्टर को कवर किया है अब तक और उसके बाद भारतीय संविधान के अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज हम तीसरे विषय की शुरुआत कर रहे हैं और तीसरा विषय हमारा है मानव एवं पर्यावरण। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और इस समय वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो जलवायु परिवर्तन का दौर है, जो प्राकृतिक आपदाओं की सिचुएशन बनी हुई है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम मानव एवं पर्यावरण के टॉपिक को शुरू करने चल रहे हैं और इससे संबंधित प्रश्न हर हाल में परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे आप लोग और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन्हें नोट भी करते चलेंगे। एक बात और दोस्तों, आप एलटी परीक्षा, जीडीसी और जीआईसी के लिए जीएस को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो जीएस को सिर्फ आपको उतना सिलेक्टिव पढ़ना है जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे एलटी में 30 प्रश्न आते हैं तो आपको 20 से 22 प्रश्न के बीच में कर लेना है, बहुत अच्छा रहेगा, पर्याप्त रहेगा। जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा में 40 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा। इसी तरह जीडीसी की परीक्षा में भी थोड़ा सा और जीएस आपको बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जीएस की तरफ आप इतना मूव मत करिएगा कि जिससे आपका सब्जेक्ट कमजोर हो जाए। डेली अगर आप 2 से ढाई घंटे जीएस तैयार करते हैं, पढ़ते हैं जीएस, तो मुझे लगता है कि इतना बेहतर है आपकी परीक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जीएस में मजा आने लगे तो आप जीएस ही पढ़ना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। जीएस को सिर्फ उतना पढ़िए जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? इसलिए सबसे जरूरी ये है कि सिलेक्टिव चीजें पढ़ना, सिर्फ उतनी चीजें पढ़ना जितनी आपकी परीक्षा में पूछे जानी है, ठीक है? मैं क्या करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अब तक का पैटर्न है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूं और आपने देखा होगा कि एडवर्टाइज नंबर 51 में मैंने जो सिलेक्ट किया था प्रश्न, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरह जैसे जो उसका पैटर्न है उस हिसाब से किया था, लेकिन जो लोक सेवा आयोग का पैटर्न है इस हिसाब से हम आपको इसमें प्रश्नों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? और उसी हिसाब से प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है? जहां आवश्यकता होगी, जितनी आवश्यकता होगी उतनी थ्योरी भी आपको बताएंगे, ताकि जो चीजें, जो फैक्ट आपको बता रहे हैं वो आपके दिमाग में बनी रहे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विजय पथ सीरीज की जो शुरुआत किया है मैंने आपके लिए, उसका कारण क्या है? आपने देखा होगा कि अभी आरओ की परीक्षा में आयोग ने एक तरफ जहां वो यूपीएससी के पैटर्न पे लगातार परीक्षाएं ले रहा था, अचानक से वो वनडे एग्जाम की तरह पेपर बना दिया है, ठीक है? आरओ की परीक्षा का। अब उसमें क्या है, सारे फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिए गए हैं और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों को कैसे तैयार करेंगे? तो अगर हर वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को तैयार करेंगे तो बाकी चीजें आपकी छूट जाएंगी। इसलिए हमने विजय पथ सीरीज की शुरुआत की है। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट में आपको 30 प्रश्न सॉल्व करा दिए जाते हैं और वो 30 प्रश्न फैक्चुअल प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, लगातार वहां से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो उसे नियमित रूप से करते रहें। और हाँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें आप अलग से नोट करके लगातार दोहरा भी सकते हैं, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिए। तो विजय पथ सीरीज को रेगुलर करें और टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपसे रिकमेंड किया था कि डेली हम 5 प्रश्न कम से कम टेलीग्राम चैनल पे देंगे, तो रेगुलर आपको 5 प्रश्न टेलीग्राम चैनल पे भी मिल रहे हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया करिए। और हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो उस प्रश्न को भी आप अपनी डायरी में, आप अपने नोट्स में कहीं नोट कर सकते हैं और वहां से भी प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। साथ ही यूट्यूब पे पोस्ट के माध्यम से भी हम 1 से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न दिन भर में डालते हैं, उसे भी आप देखा करिए और उस प्रश्न को भी आप सॉल्व किया करिए, वह भी आपकी परीक्षा को ध्यान में रख के दिया जाता है, ठीक है? और हाँ, डेली करंट अफेयर्स आपको सुबह 5:30 बजे डेली करंट अफेयर्स मिल जाता है। जैसे आप बिस्तर छोड़ने वाले हो तो बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 25 मिनट की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है, उसको नियमित आदत बना लीजिए, ताकि जब परीक्षा आए तो आपको बल्क में ऐसा ना हो कि बहुत 500, 600, 1000 प्रश्नों का डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का आपको सॉल्व करना पड़े। तो उससे क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन होगी और बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि न्यूनतम प्रश्नों को सिलेक्ट करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट करके हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में देते हैं। इसलिए आप बिस्तर छोड़ने से पहले
उस वीडियो को जरूर देख लिया करिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हें नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब क्या हो गया कि 2 से ढाई घंटे अगर आपने जीएस के प्रश्नों को दे दिया तो आप निश्चिंत होकर अपना विषय पढ़िए, चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता के अभ्यर्थी हो, चाहे एलटी के अभ्यर्थी हो, चाहे आगामी जीडीसी परीक्षा के अभ्यर्थी हो, आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए। जीएस आपका यूं ही तैयार हो जाएगा और जीएस में आप 70 से 80% प्रश्नों को आराम से टच कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा और सहयोग कर देंगे हमारा, मतलब रेगुलर चीजों को दोहराते रहे और नोट्स बनाते रहे, तो 90 से 95% प्रश्नों को आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो साथ दीजिए, साथ जुड़े रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। और स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से बीच में इतना लंबा गैप हो गया, लेकिन प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य भी बचाएंगे और आपको रेगुलर वीडियो भी मिलती रहेगी। इसलिए बिल्कुल घबराइए नहीं, मैंने जो कमिटमेंट किया है कि पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए और एग्जाम का अंक से अन्य मित्रों को जोड़ने का भी प्रयास करिए, ठीक है। साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ के साथ साथ वहां जाके आप जो डेली 5 प्रश्न आपको मिलते हैं उन प्रश्नों को आप सॉल्व भी कर पाएंगे, उन्हें नोट भी कर लेंगे। इससे आपके 5 प्रश्न और रेगुलर तैयार होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मानव एवं पर्यावरण का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जानते हैं आप एग्रीकल्चर और जियोग्राफी और साइंस से मिला करके यह पूरा मानव पर्यावरण का जो चैप्टर है वो बना है। तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको लगेगा कि वो जियोग्राफी का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, तो वह पर्यावरण में वह प्रश्न पूछा गया है। तो पर्यावरण चूंकि वर्तमान में दुनिया भर की चिंता का विषय है, तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब देखिए पहले ये देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ से जो बन सकता है वो क्या बनता है कि पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है। क्या है? पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है, यानी पर्यावरण के जो संगठक हैं या कंपोनेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, इन्हें संगठक कहें या कंपोनेंट कहें कि कौन कौन से कंपोनेंट से पर्यावरण का निर्माण होता है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जैविक कंपोनेंट होते हैं और कुछ अजैविक कंपोनेंट होते हैं। जब इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जैविक किसे कहते हैं, अजैविक किसे कहते हैं। पूरे पर्यावरण में आपको ये 2 शब्द बराबर आपको परेशान करते मिलेंगे, हम एक लाइन में इन दोनों को शांत कर देंगे, ठीक है। इसकी समझ आपको आ जाएगी यहीं से। दूसरा, वायुमंडल की बात करेंगे। वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं उनके बारे में पूछा जाता है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, और उनकी प्रतिशतता क्या है, ठीक है, कितनी परसेंटेज में वो गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उनके परसेंटेज के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जैसे ही इन गैसों की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो क्या स्थिति पैदा होती है। एक तो जलवायु परिवर्तन की स्थिति होती है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होता है। और भूमंडलीय तापन, इस समय जो चर्चा में बहुत रहता है वो क्या है, भूमंडलीय तापन की स्थिति होती है। और यही जो मतलब इनकी जो प्रतिशतता है उसमें परसेंटेज में जो चेंज होता है उसी से ही तो पर्यावरण की तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यह भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा, सरकार के द्वारा पर्यावरण के संबंध में विभिन्न अधिनियमों का निर्माण किया गया है, ठीक है। पर्यावरण के संबंध में सरकार ने विभिन्न अधिनियम बनाए हैं, ठीक है, संबंध में विभिन्न अधिनियम, और वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन से अधिनियम का निर्माण सरकार ने किया है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर होता है, सीधा सीधा आंसर होता है, बहुत आसान होता है, आपको इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला प्रश्न जो यहाँ से बनता है वह पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में बनता है, जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। और आप भी लगातार 2-4 होते हैं पर्यावरण प्रदूषण से। अब पर्यावरण प्रदूषण में जब प्रश्न बनता है तो वह पर्यावरण प्रदूषण के कारण के संबंध में प्रश्न बनता है और उसके प्रभाव के संबंध में प्रश्न बनता है कि उसके कारण और प्रभाव के बारे में। और जब कारण और प्रभाव से आगे निकल के प्रश्न बनता है तो यह पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्राथमिक प्रदूषक कौन है, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक गैसें कौन सी हैं, प्राथमिक प्रदूषक तत्व कौन से हैं, और उसके बाद द्वितीयक प्रदूषक गैसें कौन सी हैं, ठीक है। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एक शब्द बहुत चर्चा में है आजकल, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी इसे कहते हैं सतत विकास। सतत विकास आजकल बहुत चर्चा में है और सतत विकास के संबंध में आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद जब पर्यावरण के संबंध में आगे देखेंगे तो विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान, कौन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं भारत में, उनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उनकी भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं। और साथ ही टाइगर रिजर्व के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा गया, कितने टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा कि एक प्रश्न आता है जैव मंडल रिजर्व से, बायोस्फीयर से आता है, जैव मंडल
रिजर्व से प्रश्न पूछा जाता है। और यह पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने जैव मंडल रिजर्व हैं, कौन कौन से जैव मंडल रिजर्व ऐसे हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग। और एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न आता है, वह है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो है पर्यावरण के संबंध में, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। तो इतनी चीजों को हम लोग जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो इतनी चीजों को देखेंगे। और भरोसा रखिए कि जब एक बार आप पर्यावरण पढ़ लेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है, आपको दोबारा पर्यावरण के लिए किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ आप हमारे साथ ध्यान से पूरे तल्लीनता के साथ पढ़ते चलिए। जितनी देर वीडियो देखिए कंसंट्रेट होकर देखिए, नहीं मन कर रहा है बाद में देखिए, जब देखिए तो कॉपी कलम लेके बैठे रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर शब्द कोई ना कोई परीक्षा से संबंधित तथ्य होता है। मैं कोई अनावश्यक बात अपनी वीडियो में नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय बहुत बहुमूल्य है और आप जो हमें समय देते हैं वो आपका बहुत कीमती समय है, ठीक है। तो अनावश्यक बात नहीं करेंगे, जितनी चीजें हैं आप महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते हुए चलेंगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, ताकि इस वीडियो का जो पूरा लाभ है वह आपको मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं, विषय प्रवेश करते हैं और देखते हैं पर्यावरण के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण कैसे बना है, किन शब्दों से बना है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। आप जानते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और दूसरा है आवरण, ठीक है। परि और आवरण, परिधन आवरण का मतलब क्या हो गया, पर्यावरण। परि का आशय क्या है, परि का मतलब होता है परितः, परितः, या इसे सामान्य शब्दों में कहें तो इसे कहते हैं चारों ओर, ठीक है, परितः या चारों ओर कहा जाता है। आवरण का मतलब होता है घेरा, ठीक है, घेरा, घिरा हुआ, या इसे कहते हैं आवृत्त, ठीक है। तो आपके चारों ओर आवृत्त है जो, ठीक है, वही पर्यावरण है। अब देखिए इसमें दो बातें निकल के आती हैं, पहला कि कौन घेरे हुए है, ठीक है, कौन घेरे हुए है, और दूसरा है किसे घेरे हुए है, ठीक है, कौन घेरे हुए है और किसे घेरे हुए है या किसे आवृत्त किए हुए हैं, ठीक है। तो कौन घेरा हुआ है, तो वह है जैविक एवं अजैविक पदार्थ, ठीक है, जैविक एवं अजैविक पदार्थ जो हमें घेरे हुए हैं, ठीक है, अजैविक पदार्थ यह घेरे हुए हैं, ठीक है। किसे घेरे हुए हैं, तो यह घेरे हुए हैं जीवधारियों को, जीवधारियों को व वनस्पतियों को, ठीक है। वनस्पतियों और जीवधारियों को जो जैविक और अजैविक पदार्थ घेरे हुए हैं उसे ही पर्यावरण कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखिए पर्यावरण की परिभाषा के संबंध में 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। कौन सी परिभाषा दी गई है उसको देख लेते हैं। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, किसी जीव के चारों तरफ, चारों तरफ घिरे भौतिक एवं, भौतिक को आप अजैविक भी कह सकते हैं, एबायोटिक भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, भौतिक एवं जैविक दशाएं, कंडीशन जिसे कहते हैं जैविक दशाएं, बायोटिक कहते हैं इसे, जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया, एवं उनके साथ अंतःक्रिया, या इसे कहते हैं इंटरेक्शन, ठीक है, अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, ठीक है ना, सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक या अजैविक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, इसे ही पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आई पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। और यह आवरण बना किससे है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधिनियम के अनुसार यह आवरण जो बना है यह भौतिक या अजैविक पदार्थों का आवरण है और जैविक पदार्थों का आवरण है, जिसके द्वारा यह पर्यावरण बना है, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि पर्यावरण के जो वास्तव में संगठक हैं वह कौन कौन से हैं, उस पर चलते हैं। अब देखिए जो पर्यावरण के वास्तव में संगठक हैं वह दो संगठक हैं जिनके द्वारा पर्यावरण का निर्माण हुआ है, ठीक है। आपने देखा एक अजैविक संगठक है और एक जैविक संगठक है, ठीक है, या कंपोनेंट्स कह सकते हैं आप। तो पर्यावरण के संगठक या कंपोनेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से संगठक है, तो पहला है अजैविक संगठक है, ठीक है, अजैविक संगठक। अब ये कौन से संगठक होते हैं इनके बारे में देखते हैं। अजैविक का मतलब आप इसे एबायोटिक भी कह सकते हैं, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है।
एबायोटिक या अजैविक संगठक। अजैविक संगठक से क्या आशा है? अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो, ठीक है, जिसमें जीवन ना हो। जिसमें जीवन नहीं होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्जीव, ठीक है। तो जो अजैविक संगठक होते हैं वो क्या होते हैं? वह ऐसे संगठक जो निर्जीव होते हैं और उनके द्वारा पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें जीवन नहीं होता है उन्हें अजैविक कहते हैं, ठीक है, और उनके द्वारा पर्यावरण का निर्माण होता है। अब उदाहरण के लिए आप सोच रहे होंगे इसमें कौन आते हैं, तो उदाहरण देख लीजिए कौन कौन से हैं जो अजैविक संगठक में शामिल किए जाते हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी को अजैविक संगठक में शामिल किया जाता है। दूसरा है पानी, ठीक है, पानी जो है अजैविक संगठक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, उसमें एग्जाम्पल में दिया गया था इसमें से कौन अजैविक संगठक है, और उसका सही आंसर पानी ही था, जल दिया था उसमें, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पानी अजैविक संगठक है और यह आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तीसरा है हवा, हवा भी अजैविक संगठक है क्योंकि निर्जीव होती है, ठीक है। चौथा है धूप, ठीक है, धूप या सनलाइट जिसे कहते हैं, धूप भी अजैविक संगठक है। फिर पत्थर, पत्थर क्या है? यह भी अजैविक संगठक है। जो तमाम स्थलाकृतियां हैं वो किसमें शामिल की जाती हैं? जो जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, ये सभी अजैविक संगठकों के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है संगठक, दूसरा संगठक है जैविक संगठक, ठीक है, जैविक संगठक या बायोटिक कंपोनेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसे बायोटिक कंपोनेंट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जैविक संगठकों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? जिससे पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, होता है, ठीक है। तो जैविक का अर्थ है जीवित, ठीक है। क्या है? जीवित चीजें, जीवित चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, यानी जिसमें जीवन है वह जैविक है और जिसमें जीवन नहीं है वह अजैविक है। चीजें क्लियर है? एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो जैविक संगठक से आशा जीवित चीजों से है, ठीक है ना, जिसमें जीवन है। अब इसका एग्जाम्पल, जैविक संगठक का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? जीवित है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? जिसमें जीवन है, जो जिनमें विकास होते हैं, जिसमें वृद्धि होती है, वो सारी चीजें क्या है? वह जैविक संगठक है, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य जैविक संगठक है, ठीक है। एक लाइन में याद रख लीजिए कि जो चीजें जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, प्रजनन करती हैं और मर जाती हैं, वह सभी जैविक है, ठीक है ना। तो मनुष्य जो है जैविक है। जानवर जो है जैविक संगठक है, ठीक है ना। और जानवर जैसे मान लीजिए शेर हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, जो भी जानवर है वह जैविक संगठक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। पेड़ पौधे जैविक संगठक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पेड़ों में जीवन होता है ना। वह क्या करते हैं? पेड़ जो है भोजन बनाते हैं, स्वयं भी खाते हैं, फल देते हैं, हमें भी खिलाते हैं, साथ ही उनमें विकास और वृद्धि होती है, ठीक है। और विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से पेड़ों में लगातार जो है विकास होता रहता है, ठीक है। और जब ये समाप्त होते हैं, सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ये मर जाते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक संगठक के अंतर्गत आते हैं। और जैविक और अजैविक के बीच की एक कड़ी है जिसे कहते हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सूक्ष्म जीव भी जैविक संगठक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक संगठक के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे क्या है? बैक्टीरिया जैविक संगठक है, कवक यह भी जैविक संगठक है, ठीक है ना। और एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स के बीच में जो मीडिएटर का काम करते हैं वो कौन होते हैं? वह सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव जैविक संगठक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो अजैविक संगठक है और यह जैविक संगठक है, जैविक और अजैविक संगठकों का जब मेल हो जाता है तो वहां निर्माण होता है बायोम का, ठीक है। किसका निर्माण होता है? बायोम का निर्माण होता है। जैविक संगठक, जैविक कंपोनेंट और अजैविक कंपोनेंट के मेल से किसका निर्माण होता है? बायोम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बायोम क्या है? तो बायोम एक बहुत बड़ा प्राकृतिक इलाका है। क्या है? बायोम एक प्राकृतिक इलाका है, प्राकृतिक क्षेत्र है या प्राकृतिक इलाका है, ठीक है। यह ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जहां का जो वातावरण होता है, वहां का वातावरण और वहां रहने वाले जीव जंतु सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। वातावरण के अनुरूप, ठीक है, वातावरण के अनुरूप वहां के जीव जंतु जो होते हैं, वहां के जीव जंतु सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बायोम। बायोम में आपको क्या मिला? बायोम एक प्राकृतिक क्षेत्र है और यह एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है कि वहां का वातावरण और वहां के रहने वाले जीव जंतु सब एक प्रकार के होते हैं, एक टाइप के होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके यह बात समझाने का प्रयास करता हूं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मरुस्थलीय बायोम है, ठीक है। क्या है? मरुस्थलीय बायोम है।
अब देखिए मैंने बायोम को क्या बताया है, एक प्राकृतिक क्षेत्र है, तो यह ऐसा क्षेत्र है जहां मरुस्थल है, ठीक है। तो मरुस्थली बायोम में क्या होता है कि यहाँ मरुस्थल है, यहाँ बरसात कम होगी, ठीक है, यहाँ की वनस्पतियां अलग टाइप की होंगी, यहाँ के जीव जंतु जो होंगे वो अलग टाइप के होंगे। जैसे मरुस्थल में पाया जाता है ऊंट, पाया जाता है, ऊंट को कम पानी की जरूरत होती है, एक बार पानी पी लिया तो 2-3 दिन के लिए वह जमा भी रख लेता है, ठीक है। उसकी सांसों की जो गति है वह धीरे चलती है ताकि उसे प्यास भी कम लगती है। तो ऊंट कहाँ पाया जाता है, मरुस्थली बायोम में पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी कम होता ही है, ठीक है ना। यहीं पे आपको कंगारू चूहा भी पाया जाता है। कंगारू चूहा क्या होता है, कंगारू चूहा भी इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यह क्या करता है, लकड़ियों को चूस लेता है, उसमें से जो लकड़ियों को चूसने से जो थोड़ा सा पानी निकलता है उसी से कंगारू चूहा जीवित रह जाता है, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जानवर ऐसा है जो ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है, साथ ही जो बहुत कम पानी पीता है, तो वो कंगारू चूहा है। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मरुस्थली बायोम में ऊंट पाए जाएंगे, कंगारू चूहा जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की जो वनस्पतियां होंगी वह नागफनी जैसी वनस्पतियां होंगी, जिनके आवरण जो कवच है वो मोटा होगा, गद्दीदार होगा, जो पत्तियां होंगी वो कांटों में बदल जाएंगी और उनको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो यह जो पूरा इलाका है मरुस्थली बायोम जो है, यहाँ जो भी चीजें पाई जाती है ना वह मरुस्थल के अनुरूप ही पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बायोम जो है वह एक प्राकृतिक क्षेत्र है और वहां पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पतियां सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी बायोम के अनुसार ही वो सिलेक्ट होते हैं, एक बिरादरी के लोग वहां रहते हैं, ठीक है। तो बायोम का निर्माण जैविक और अजैविक संगठकों के मेल से बायोम का निर्माण होगा। आगे चल के हम इकोसिस्टम की बात, इकोलॉजी की बात करेंगे, आगे चल के हम इस पे ढेर सारे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तो हम विषय प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को समझते चले, ठीक है ना। तो जैविक संगठक, अजैविक संगठक और बायोम के बारे में आपने देख लिया। देखिए पर्यावरण के निर्माण में एक और संगठक काम करता है, ठीक है, और वह संगठक है, तीसरा संगठक है, और उसे कहते हैं, तीसरे संगठक का नाम है सांस्कृतिक संगठक, ठीक है, सांस्कृतिक संगठक। और यह जो सांस्कृतिक संगठक है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करता है, इसका निर्माण मानव निर्मित गतिविधियों से होता है, ठीक है। सांस्कृतिक संगठक का जो निर्माण होता है वह मानव निर्मित गतिविधियों के द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। देखिए मानव निर्मित गतिविधियों के द्वारा सांस्कृतिक संगठक का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं सांस्कृतिक संगठन में, किसे शामिल किया जाता है, जैसे धर्म, धर्म सांस्कृतिक संगठक का हिस्सा है। नैतिकता, नैतिकता भी सांस्कृतिक संगठक का हिस्सा है। प्रथाएं, विभिन्न प्रथाएं जो होती हैं, मेला, त्योहार, अन्य चीजें, वह सांस्कृतिक संगठक का हिस्सा है, ठीक है। लोगों का जो व्यवहार होता है ना, वह भी सांस्कृतिक संगठक का हिस्सा होता है, ठीक है। तो यह भी वर्तमान में पर्यावरण के साथ साथ सबसे ज्यादा संकट जो है वह सांस्कृतिक संगठकों पर भी है, ठीक है। आप लगातार देख रहे होंगे रेगुलर वे में कि सांस्कृतिक संगठक भी पर्यावरण से ज्यादा खतरे में नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस तरह से आपने पर्यावरण के विभिन्न संगठकों के बारे में जाना, ठीक है। अब एक चीज हम आपको और बता देते हैं, जो अजैविक संगठक है या अजैविक पर्यावरण है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसकी चर्चा थोड़ी संक्षिप्त में कर लेते हैं, केवल डिवीजन आपको बताएंगे। जो अजैविक पर्यावरण है, ठीक है, अजैविक पर्यावरण, इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो अजैविक पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है स्थल मंडलीय पर्यावरण, कौन सा है, स्थल मंडलीय पर्यावरण है, ठीक है। दूसरा है वायुमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण है, ठीक है। और तीसरा जो पर्यावरण है वह है जलमंडलीय पर्यावरण, ठीक है, जलमंडलीय पर्यावरण है, ठीक है। स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण, यह अजैविक पर्यावरण के 3 भाग हैं, ठीक है ना। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे पर्वत का जो पर्यावरण है वह इसी में आएगा, ठीक है, पर्वत पर्यावरण इसमें आएगा। साथ ही इसमें पठार का पर्यावरण इसमें आएगा। अजैविक में जो भी अजीवित चीजें हैं उनको सब इसमें शामिल कर लेंगे। मरुस्थल पर्यावरण भी इसमें आएगा। अगर चाहेंगे आप तो झीलों का जो पर्यावरण है वह भी इसमें समाहित होगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, झील पर्यावरण। इस तरह से अजैविक पर्यावरण के इतने हिस्से हैं। अब जैविक पर्यावरण के कौन कौन से भाग हैं उसे भी देख लेते हैं। जैविक पर्यावरण, तो जैविक पर्यावरण के 2 हिस्से हैं, ठीक है, यह दूसरा है। जैविक पर्यावरण के कौन कौन से हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। एक है वानस्पतिक पर्यावरण, वानस्पतिक पर्यावरण है, और दूसरा है जंतु पर्यावरण, ठीक है, जंतु पर्यावरण, यानी इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, वानस्पतिक और जंतु पर्यावरण 2 हिस्सों में इसे बांट दिया गया है। बाकी इसमें आपको इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है,
ठीक है ना। और अब इसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपको विषय प्रवेश में जो चीजें जो महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको बता दिया। अब प्रश्नों के हिसाब से सॉल्व करते हुए चलेंगे और जैसी जैसी सिचुएशन आती जाएगी वैसी चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के प्रश्नों को श्रृंखला को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। अब देखिए पहला प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है, ठीक है। पर्यावरण किससे बनता है, तो ऑप्शन ए है जीवीय घटकों से, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको पढ़ाया। बायोटिक से बनता है। दूसरा भू आकृतिक घटकों से, यह भी हमने पढ़ाया, यह जैविक संगठक का हिस्सा है। तीसरा अजैविक घटकों से बनता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन क्या है, उपर्युक्त सभी। तो सही क्या होगा, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। जो पर्यावरण है वह जीवी घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है और अजैविक घटकों से बनता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने आपको बताया था ना कि सतत विकास से संबंध में कहीं भी आप जाइए तो दो चीजों को जैसे ही रास्ते में देखिए रुक जाइए, ठीक है ना। एक तो सतत विकास, ठीक है। वर्तमान में सतत विकास शब्द कहीं भी लिखा देखिए, एसडीजी लिखा हुआ देखिए कि सतत विकास के संबंध में कुछ चीजें हो रही हैं। आजकल खेल भी जो आयोजित किए जाते हैं ना, उनके भी टारगेट में सतत विकास मतलब उनका जो थीम है वह सतत विकास पर आधारित होता है, ठीक है। तो सतत विकास आप कहीं भी लिखा हुआ देखिए तो 1 मिनट जरूर आप रुक के उस चीज को पढ़ के तब आगे बढ़ा करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए वो बहुत उपयोगी है। दूसरा शब्द बहुत चर्चा में भारत में रहने वाला है, वह है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के संबंध में अगर आप कहीं भी लिखा पाइए तो उसे जरूर रुक के पढ़ लिया करिए। आप जानते हैं कि सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं वह सेमीकंडक्टर आधारित चिप पे ही चलते हैं। और अभी तक भारत क्या करता था, हर जगह मतलब हर काम के लिए चिप भारत को आयात करना पड़ता था, ताइवान से या चाइना से, कहीं से भी भारत आयात करता था। लेकिन वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका टारगेट है कि भारत जो है चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा। और न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि यह एक बहुत बड़ा निर्यातक भी बनने की तरफ अग्रसर है। तो सेमीकंडक्टर के तमाम संयंत्र भारत में लगाए जा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर और एसडीजी दो चीजें जहां भी आपको लिखी मिले आप उसको पढ़ के तब आगे बढ़ा करिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन कौन सा था। प्रश्न आप समझ पा रहे हैं कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई, ठीक है। और इसी के उपरांत धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन कौन सा था, आपको यह बताना है। तो देखिए उस प्रतिवेदन का जो नाम था वह था आवर कॉमन फ्यूचर। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। यह 1987 में यह जो है संयुक्त राष्ट्र में इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। अब इसका पूरा क्रोनोलॉजी मैं आपको बताता हूं। देखिए सतत विकास के संबंध में एक मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है और आपने देखा होगा कि एडवर्टाइज नंबर 51 में एक प्रश्न पूछा गया था सतत विकास के संबंध में। अब देखिए वह प्रश्न कौन सा था, इसको देख लेते हैं। एडवर्टाइज नंबर 51 जो अभी 2025 में हुआ है और उसमें प्रश्न जो पूछा गया था सतत विकास के संबंध में, वह प्रश्न था, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। प्रश्न था सतत विकास, बहुत तेज बारिश हो रही है और आपको आवाज आ रही होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया। सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया, यह प्रश्न पूछा गया था अभी एडवर्टाइज नंबर 51 में, ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए था 1972, ऑप्शन बी था 1980, ऑप्शन सी था 2007, 2007, ठीक है। और ऑप्शन डी था उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह प्रश्न अभी हाल ही में बना है और यूपीएचईएससी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है एडवर्टाइज नंबर 51 की परीक्षा में। तो देखिए सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया। अब देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। पहला है सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया। दूसरा प्रश्न बनता है सतत विकास शब्द, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है। किस वर्ष अस्तित्व में आया, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया, एक प्रश्न यह बनता है। और तीसरा प्रश्न जो बनता है वह यह है कि सतत विकास की परिभाषा, सतत विकास की परिभाषा कब जारी की गई या कब दी गई, ठीक है। ये 3 तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बहुत से स्टूडेंट ने इस प्रश्न को गलत किया है। अब देखिए जो डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके लिए बनाया है उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप सतत विकास को देख लीजिएगा। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट ने गलती की थी सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो देखिए सतत विकास का जो विचार है वो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और यह जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था और यह पर्यावरण पे पहला सम्मेलन था, ठीक है।
पर्यावरण का पहला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सतत विकास का जो विचार था वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1972। ठीक है ना, बहुत से लोगों ने इसे गलत किया था। दूसरा है कि सतत विकास का जो शब्द है यह किस वर्ष अस्तित्व में आया, इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, सतत विकास के कई नाम हैं। सतत विकास को निर्वहनीय विकास भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सतत विकास को निर्वहनीय विकास भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अस्थायी विकास भी कहा जाता है, अस्थायी विकास, या इसे जो है पोषणीय विकास भी कहते हैं। ठीक है, पोषणीय विकास, ये सभी नाम किसके हैं? यह सतत विकास के नाम है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, एक संस्था है IUCN। ठीक है, IUCN, आपने इसका नाम सुना होगा। IUCN का जो फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसने एक रिपोर्ट जारी की और इसकी रिपोर्ट का नाम था विश्व संरक्षण रणनीति। ठीक है, विश्व संरक्षण रणनीति। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह रिपोर्ट IUCN के द्वारा जारी की गई। आप इसे कह सकते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी या विश्व संरक्षण रणनीति। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई वर्ष 1980 में। ठीक है, वर्ष 1980 में IUCN द्वारा विश्व संरक्षण रणनीति या वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और उसी रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सतत विकास शब्द का प्रयोग इसी रिपोर्ट में पहली बार किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सतत विकास शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1980 की विश्व संरक्षण रणनीति नामक जो रिपोर्ट थी IUCN की, उसी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आ जाते हैं कि जो सतत विकास की परिभाषा है वह किसके द्वारा दी गई। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सतत विकास की परिभाषा किसने दिया उसकी बात करते हैं। तो देखिए, परिभाषा किसने दिया? परिभाषा एक रिपोर्ट आती है 1987 में और उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आपने देखा ना, यह जो विकल्प है आवर कॉमन फ्यूचर, यह जो रिपोर्ट है यह कब प्रकाशित होती है? 1987 में। ठीक है, और इस रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है WCED के द्वारा। ठीक है, अब ये WCED क्या है? तो WCED का फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, WCED का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसकी रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित होती है। उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है ना, इसी रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास शब्द की परिभाषा दी गई। ठीक है ना, क्या दिया गया इसमें? सबसे पहले सतत विकास की परिभाषा इसमें दी गई और साथ ही साथ इसके कार्य पद्धति की व्याख्या भी की गई थी। ठीक है, परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की गई। ठीक है, और जिसे UN ने स्वीकार किया। ठीक है, यूएनओ ने, जिसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, आपको कितने प्रश्न मिल गए? यहां से 4 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था? वर्ष 1987 में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति हुई थी जिसमें धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई, वह प्रतिवेदन क्या था? वह था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, यह जो प्रतिवेदन दिया गया था यह किसके द्वारा दिया गया था? तो WCED के द्वारा दिया गया था, यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न मिला कि सतत विकास का विचार कब आया। ठीक है, तीसरा प्रश्न मिला सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया, और चौथा प्रश्न मिला सतत विकास की परिभाषा कब अस्तित्व में आई। ठीक है ना।
तो इस तरह से आपने एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्नों को तैयार किया और आपकी परीक्षा में यहाँ से चारों प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि जो सतत विकास की परिभाषा है वह वास्तव में क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया था? ब्रंटलैंड ने तैयार किया था, इसलिए इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब चलिए सतत विकास की परिभाषा के बारे में देखते हैं कि सतत विकास की परिभाषा क्या कहती है, किस विकास को सतत विकास कहते हैं। देखिए यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सतत विकास आखिर किसे कहते हैं? सतत विकास, जो WCED की रिपोर्ट आई या जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई उसमें सतत विकास की परिभाषा के बारे में दिया गया था, और जो सतत विकास की परिभाषा थी उसमें क्या लिखा गया था? ऐसा विकास, ठीक है, जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ठीक है। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास कहते हैं कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, ठीक है, आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, ठीक है, समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह क्या कहलाता है? यही है सतत विकास, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे आखिर किस आवश्यकता की पूर्ति की बात की रही है और किस चीज के संबंध में यह बातें कही जा रही हैं। तो वह संबंध है प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में। यह जो सतत विकास की परिभाषा दी गई है वह है प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में। अब देखिए मैं इस बात को कायदे से आपको समझाता हूं। सतत विकास का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, साथ ही कुछ संसाधन ऐसे बचे रहें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी उसका इस्तेमाल कर पाए। मतलब उसका अत्यधिक दोहन न किया जाए, अनावश्यक उसका यूज न किया जाए, उसे निरर्थक खराब न किया जाए, फेंका न जाए, बर्बाद न किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो जाए और वह प्राकृतिक संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें, ठीक है। तो जो सतत विकास की परिभाषा है वह किसके संबंध में दी गई है? वह प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में दी गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। तो सतत विकास, निर्वहनी विकास, धारणी विकास, सारे विकास एक ही है, ठीक है ना, और इनकी परिभाषा यही है। आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि सीधे परिभाषा के संबंध में प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें यहां से हो गई हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको इन घटनाओं को क्रम में लगाना है कि कौन सी घटना किस क्रम में घटित हुई है, ठीक है, और सही उत्तर का चयन आपको करना है। अब देखिए पहली घटना है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1992 में, ठीक है ना। इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि पर्यावरण का जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन वह कब हुआ था? वह हुआ था 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से उसे जानते हैं। इसी की 20वीं वर्षगांठ पे 1992 में रियो में एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और इसकी हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था 1992 में, इसे याद रखेंगे। दूसरा है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। अभी हमने आपको बताया कि जो अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट थी वह कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में, और इसे ही ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसे याद रखेंगे, इसका प्रकाशन 1987 में हुआ था। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1989 में, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था और यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसका प्रवर्तन किया गया। अब देखिए यह कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से है, और यह 1989 में आया था। इसके बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है वह है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था इसके बारे में बताना है। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1972 में हुआ था, ठीक है। 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था, और इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके संबंध में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। द लिमिट्स टू ग्रोथ
इसे अगर हिंदी में कहेंगे तो समृद्धि की सीमा, ठीक है, समृद्धि की सीमा मतलब ग्रोथ की एक लिमिट है, उसके ऊपर कोई विकास नहीं हो सकता। यह जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था यह 1972 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था? तो एक संस्था थी जिसे कहते हैं क्लब ऑफ रोम, ठीक है, क्लब ऑफ रोम के संस्था के नाम, रोम नामक संस्था द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यह क्लब ऑफ रोम क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1968, ठीक है, अप्रैल 1968 में जब हम पर्यावरणीय आंदोलन पढ़ाएंगे ना तो एक किनारे से इन सब चीजों को सहेजते हुए चलेंगे। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत जान जाए कि कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 1968 में, अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, ठीक है, 10 देश और यहाँ के 30 व्यक्ति, ठीक है, इनका एक समूह था, ठीक है ना। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, इसमें टीचर थे, ठीक है, टीचर, इसमें बड़े बड़े टीचर शामिल थे, इसमें इकोनॉमिस्ट शामिल थे, अर्थशास्त्री शामिल थे, इसमें ह्यूमनिस्ट भी मतलब मानवतावादी लोग भी शामिल थे, इसमें आईएएस पीसीएस भी टाइप के लोग मतलब प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर भी इसमें शामिल थे, ठीक है ना। इन्होंने रोम के एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक किया। कहाँ बैठक किया? रोम में, और वह स्थान है एकेडमिया द लिंसी, ठीक है, एकेडमिया द लिंसी नामक स्थान पर एक बैठक किया और यह इसी बैठक से क्लब ऑफ रोम का निर्माण हुआ, ठीक है ना। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई, द लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा प्रकाशित की गई? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। या क्लब ऑफ रोम का गठन कब हुआ? तो अप्रैल 1968 में हुआ। यह क्या था? यह 10 देशों के 30 बौद्धिक व्यक्तियों का एक समूह था और जिसकी पहली बैठक रोम में हुई थी। रोम के एकेडमिया द लिंसी में इसकी पहली बैठक हुई थी, वहीं से क्लब ऑफ रोम निकला था और पर्यावरण पर चिंता इन्होंने जाहिर की थी। उसी के संबंध में इन्होंने 1972 में एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया था, द लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है ना। तो चारों का क्रम आपने देखा, रियो पृथ्वी 1992 है और ब्रंटलैंड आयोग 1987 है, मॉन्ट्रियल 1989 है और द लिमिट्स टू ग्रोथ यह 1972 है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? चौथा आएगा, 1972 सबसे पहले है तो चौथा सबसे पहले हो जाएगा, फिर 1987 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो गया और 3 1, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ ही बहुत ज्ञानवर्धक भी है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है उसे देख लेते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। अब देखिए इसको जानने से पहले ये जानिए कि वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, और दूसरा नोबल गैसें कौन कौन सी हैं। इन दोनों को जान लेंगे आप तो अपने आप आपको आंसर पता चल जाएगा और आगामी परीक्षा में अगर इससे इतर भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सही कर ले जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें, ठीक है, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे पूछा जाता है। प्रमुख गैसें, देखिए वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह कितनी है? तो नाइट्रोजन 78.08% पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण गैस है वह है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? वह 20.95% पाई जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण गैस है वह है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन गैस पाई जाती है आपके वायुमंडल में और कितनी पाई जाती है? ऑर्गन पाई जाती है 0.93%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी गैसें और इनकी जो परसेंटेज है, जो गैसें पाई जाती है वायुमंडल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑर्गन कितनी पाई जाती है? 93% पाई जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 कितनी पाई जाती है? देखिए मैं लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.036%, ठीक है ना। चौथी गैस महत्वपूर्ण जो वायुमंडल में पाई जाती है वह पाई जाती है नियान, ठीक है। नियान गैस वायुमंडल में पाई जाती है, कितना पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 0.002%, ठीक है। पांचवी गैस हीलियम पाई जाती है, हीलियम गैस पाई जाती है वायुमंडल में, कितनी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 0.0005% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिप्टॉन गैस भी वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है, क्रिप्टॉन पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 0.0001% क्रिप्टॉन पाई जाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन वायुमंडल में हमारे कितना उपस्थित रहती है? तो यह पाई जाती है 0.00005%, ठीक है। और एक गैस और आप नोट कर सकते हैं, वह है जिनान, ठीक है। जिनान गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है और वह पाई जाती है 0.00009%, ठीक है। इतनी प्रमुख गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती हैं। देखिए वायु में पाई जाने वाली गैसें इतनी हैं। अब आपको बताना है कि नोबल गैसें कौन कौन सी हैं। ठीक है, नोबल गैसें कौन सी हैं? देखिए कभी कभी यह प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि नोबल गैसें कौन कौन सी हैं। अब देखिए नोबल गैसें जो होती हैं वह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में शामिल है। ठीक है, किसमें है? पीरियोडिक टेबल में जो है आवर्त सारणी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 यानी समूह 18 आप कह सकते हैं, ग्रुप 18 में ये गैसें शामिल हैं। ठीक है, वास्तव में नोबल गैसों को अगर सामान्य भाषा में कहेंगे आप तो इन्हें निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। ठीक है, नोबल गैसों को निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। निष्क्रिय गैसें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों में लगभग नॉन रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैसें कहते हैं। वास्तव में जो नोबल गैसें हैं उनकी संख्या 6 है। 6 गैसें नोबल गैसें में आती हैं। ठीक है, 6 गैसें हैं। कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, पहली गैस है हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस है। ठीक है, दूसरी है नियान। ठीक है, नियान भी नोबल गैस है। तीसरी गैस है आर्गन। ठीक है, यह भी नोबल गैस है। चौथी है क्रिप्टॉन। ठीक है, यह भी नोबल गैस है। पांचवी है जीनान। ठीक है, यह भी नोबल गैस है। छठवीं है रेडान। ठीक है, इस प्रकार ये जो 6 प्रमुख जो नोबल गैसें हैं यह हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान है। ठीक है ना। एक और नोबल गैस में शामिल किया जाता है, इसे कृत्रिम रूप से शामिल किया गया है, कृत्रिम तत्व है एक। ठीक है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक आप कह सकते हैं, उसे कहते हैं ओगैनेसोन। क्या है? ओगैनेसोन है, यह एक कृत्रिम तत्व है। ठीक है, कृत्रिम तत्व है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कृत्रिम तत्व है जो नोबल गैसों में जिसे शामिल किया जाता है, तो ओगैनेसोन जो है यह एक कृत्रिम तत्व है और इसे नोबल गैसों में शामिल किया जाता है। वास्तव में 6 प्रमुख ये नोबल गैसें हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि इन नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो देखिए हीलियम वायु में पाई जाती है। देखिए मिलान कर लेते हैं, हीलियम वायु में पाई जाती है, यह नोबल गैस है। ठीक है, बिल्कुल पाई जाती है। नियान भी नोबल गैस है, वायु में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा हीलियम नियान हो गया। आर्गन भी वायुमंडल में पाई जाती है, यह भी एक नोबल गैस है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्रिप्टॉन भी एक नोबल गैस है, यह भी वायुमंडल में पाई जाती है। फिर जिनान एक नोबल गैस है, यह भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो 3, 2, 5 गैसें तो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, अंतिम जो एक नोबल गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वह है रेडान। ठीक है ना। तो 6 नोबल गैसों में से 5 नोबल गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। जो 6वीं जो गैस है, नोबल गैस है रेडान, वह हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? वह सी होगा। ठीक है, रेडान एक नोबल गैस है और यह हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन नोबल गैस है, तो आप बता देंगे। इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है, तब भी आप बता देंगे। और अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कुल नोबल गैसों में से कितनी नोबल गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं, तो आप बता देंगे कि 5 नोबल गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। वह है आर्गन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन और जिनान। ठीक है, तो इस प्रकार 5 नोबल गैसें आपके वायुमंडल में उपस्थित हैं। देखिए कहा जाता है कि जहां पे भूकंप आने वाला होता है, ठीक है, जहां पे भूकंप आने वाला होता है, मैं यहां लिख देता हूं, भूकंप की संभावना वाले स्थान पर रेडान गैस पाई जाती है। ठीक है, कुछ घंटों पहले रेडान गैस पाई जाती है। ठीक है, रेडान गैस पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जहां भूकंप आने की संभावना होती है वहां क्या होता है? वहां रेडान गैस कुछ घंटों पहले पाई जाती है। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यहां से आने वाला कोई प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आप लोग बहुत गलत भी करते हैं उस प्रश्न को। पूछा जाता है कि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, क्या है? वायुमंडल। देखिए मैं इसके बारे में एक छोटा सा प्रश्न पूछ करता हूं आपसे। हमारा जो वायुमंडल है वह क्या है? ठीक है, वह क्या है? ऑप्शन है, एक यौगिक है। ठीक है, यौगिक है। एक तत्व है। ठीक है, तत्व है। तीसरा है एक मिश्रण है। बहुत आसान सा प्रश्न है। चौथा है एक विद्युत अपघट्य है। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, विद्युत अपघट्य है। आप बताइए कि जो हमारा वायुमंडल है वह वास्तव में क्या है? तो देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में डिटेल बताऊंगा। ठीक है ना। तत्व किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं आखिर तत्व या एलिमेंट क्या कहलाता है। ठीक है, तो तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का एक साधारण रूप होता है। ठीक है, तत्व क्या होता है? पदार्थ का एक साधारण रूप है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। जो एलिमेंट होता है वह एक पदार्थ का साधारण रूप होता है और जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे जाके और विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो यौगिक होता है, यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो है यह दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। कंपाउंड क्या है, इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, अधिक तत्व शामिल होते हैं, इसे कहते हैं यौगिक, ठीक है, कंपाउंड कहा जाता है। अब यह जो तत्व शामिल होते हैं ना, इनकी मात्रा निश्चित रहती है, ठीक है, निश्चित मात्रा में शामिल होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कंपाउंड होता है, जो यौगिक होता है, उसमें दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं वह एक निश्चित मात्रा में शामिल होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखिए यौगिक का उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं पानी का। पानी किससे बनता है, H2O, ठीक है, इसका सूत्र क्या है, H2O। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के दो अणु है, ठीक है, हाइड्रोजन के इसमें दो अणु है, तो H के दो अणु है और ऑक्सीजन का इसमें एक अणु है, ठीक है। यानी जो H2O का निर्माण है यह 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 के अनुपात में हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो CO2, किसकी, CO2 की बात करते हैं। CO2 में क्या है, इसमें कार्बन का एक अणु है, ठीक है, और ऑक्सीजन का इसमें दो अणु है, तो 1:2 में है, ठीक है। मतलब एक निश्चित अनुपात में इसमें यौगिक में क्या होता है, विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में सेट रहते हैं, उसमें शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, तो उसे यौगिक कहा जाता है। अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कहते हैं जहां दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है। यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व इसमें मिले रहते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है, यौगिक किसी भी अनुपात में या साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, ठीक है। यौगिक किसी भी अनुपात में, मतलब इसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं रहता, ठीक है, किसी भी अनुपात में या साधारण रूप में मिश्रित होते हैं, साधारण रूप में मिश्रित होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रण। अब बताइए कि जो हमारा वायुमंडल है वह क्या है, यौगिक है, तत्व है या मिश्रण है। तो देखिए हमारा जो वायुमंडल है वह वास्तव में मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, विभिन्न तत्वों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक किसी भी अनुपात में या साधारण रूप से मिले होते हैं, इनका अनुपात घटता बढ़ता भी रहता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए हमने आपको डिटेल से बता दिया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है। अब देखिए हमारा आज का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखते हैं, पहला कथन है, धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। तो देखिए यह जो कथन है कि धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। दूसरा है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, यह बिल्कुल सही है, यानी पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अब आइए धारणीय विकास लक्ष्य यानी SDG के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि जो धारणीय विकास या सतत विकास है वह विकास की वह अवधारणा है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसी के तत्वाधान में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। आप जानते हैं कि जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ वह कब हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, या इसे कहते हैं रियो का प्रथम सम्मेलन, ठीक है, प्रथम सम्मेलन, या इसे कहते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यह कब हुआ, यह होता है 1992 में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। इसी की 20वीं वर्षगांठ पे, ठीक है, इसी की 20वीं वर्षगांठ कब होती है, इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जाती है वर्ष 2012 में, ठीक है, और 2012 में भी यही रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन होता है, ठीक है। इसे रियो+20 के नाम से जानते हैं,
ठीक है, इस सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? रियो प्लस 20 के नाम से। सभी सम्मेलनों को हम डिटेल से क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। और हर सम्मेलन में क्या क्या परिवर्तन हुए उसे भी बहुत डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। अभी आप देखते चलिए। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या रियो का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उसकी 20वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2012 में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे रियो प्लस 20 कहा गया, ठीक है ना। यहीं पर पहली बार धारणीय विकास के लिए विभिन्न गोल्स निर्धारित किए गए, ठीक है। और इन्हीं गोल्स को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। यह गोल्स निर्धारित किए गए कहां? रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में, ठीक है ना। और ये जो गोल्स है इनकी संख्या कितनी थी? कुल 17 गोल्स निर्धारित किए गए, ठीक है। और ये जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, इन्हें जो सदस्य देश हैं यूएन के सदस्य देशों द्वारा इन्हें 2030 तक अचीव करना था, ठीक है। 2030 तक इन्हें अचीव करना था, ठीक है। याद रखिएगा, जो 17 गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजी जो निर्धारित किए गए वर्ष 2012 के रियो डी जेनेरियो में, इन्हें वर्ष 2030 तक अचीव करना था। किसके द्वारा? जो यूएन के सदस्य देश हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। अब ये जो 17 गोल्स हैं यह यूएन द्वारा कब बताए गए? तो वर्ष 2015 में यूएन ने इन 17 गोल्स की लिस्ट जारी की, ठीक है, ठीक है। वर्ष 2015 में यूएन ने इन 17 लक्ष्यों की सूची जारी की, ठीक है, सूची जारी की। और इस सूची से आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले इन 17 गोल्स के बारे में आप जान लीजिए कि यूएन के द्वारा यह 17 गोल्स कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं। मैं एक एक करके उसकी चर्चा करते हुए चलता हूं और आप उसको देखते हुए चलिए। क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे क्योंकि प्रश्न भी आपको उसी क्रमबद्ध रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, एक क्रम में लिखते हैं। जो पहला गोल्स निर्धारित किया गया, पहला लक्ष्य जो निर्धारित किया गया वह है गरीबी की समाप्ति या गरीबी से मुक्ति, ठीक है। गरीबी से मुक्ति यह पहला लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया कि गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति 2030 तक हो जानी चाहिए पूरी दुनिया से, ठीक है। दूसरा जो गोल से निर्धारित किया गया वह है भूख की समाप्ति, ठीक है। भूख की समाप्ति या इसे कह सकते हैं भूखमरी की समाप्ति, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, ठीक है। इसी में खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और इसी में चर्चा की गई है टिकाऊ कृषि, ठीक है। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। यह दूसरा लक्ष्य था, ठीक है। टिकाऊ कृषि क्या होती है कि कृषि का इस प्रकार उपयोग करना कृषि भूमि का जिससे भूमि का क्षरण भी न हो और अन्न उत्पादन भी होता रहे और भूमि लगातार उर्वरक बनी रहे, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, आदि आदि, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोल निर्धारित किया गया वह कौन सा है? स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, ठीक है। स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, ठीक है। स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, यानी तीसरा गोल स्वास्थ्य के संबंध में था, ठीक है ना। चौथे गोल की बात करते हैं। चौथा गोल क्या था? चौथा गोल था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। इसकी भी जरूरत है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पूरी दुनिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही गई। पांचवा जो गोल्स है वह क्या है? लैंगिक समानता, ठीक है। लैंगिक समानता के संबंध में है पांचवा गोल्स, इसे भी ध्यान रखिएगा। दुनिया भर में जो महिलाओं के प्रति जो विशेष लोगों के उसमें आग्रह है उसे दूर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए लड़कियों को सशक्त करना, यह टारगेट है, ठीक है, 2030 तक। छठवां है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता, ठीक है। स्वच्छता व जल की उपलब्धता, ठीक है। स्वच्छता और जल की उपलब्धता, यह किसमें है? यह चौथा गोल है, छठवां गोल है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। सातवां गोल क्या है? सातवां गोल है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। तो सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा, ठीक है ना, और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, ठीक है, आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा आप कह सकते हैं। आठवां जो गोल्स है वह क्या है? आठवां गोल्स है उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास, ठीक है ना। उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नवा गोल्स क्या है?
नवा जो लक्ष्य है वह है लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है ना। आप यह कह सकते हैं कि उद्योगों का विकास, ठीक है, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक है। 10वां गोल्स क्या निर्धारित किया गया है? 10वां गोल्स असमानताओं में कमी, ठीक है ना। 10वां गोल्स क्या है? देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना, ठीक है, असमानताओं में कमी करना, ठीक है, याद रखिएगा। 11वां गोल्स क्या निर्धारित किया गया था? 11वां गोल्स था समावेशी एवं सुरक्षित शहर, ठीक है ना। धारणीय, आप इसे कह सकते हैं धारणीय, शहरी और सामुदायिक विकास, ठीक है, सामुदायिक विकास, यह 11वां लक्ष्य है, ठीक है। 12वां लक्ष्य क्या है? 12वां लक्ष्य है सतत खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, या आप इसे कह सकते हैं कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, ठीक है, उपभोग और उत्पादन, याद रखेंगे, ठीक है। 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और कार्यवाही, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और कार्यवाही, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। असमानताओं में कमी वाला भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन और कार्यवाही किसमें है? 13 नंबर में है। 14वां जो टारगेट है वह कौन सा है? 14वां टारगेट है वह है जलीय जीवों की सुरक्षा, ठीक है, या जल में जीवन आप कह सकते हैं। जलीय जीवों की सुरक्षा मतलब जो महासागर हैं, समुद्र हैं, समुद्री संसाधनों का संरक्षण या उपयोग भी कह सकते हैं आप, जलीय जीवों की सुरक्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14वां लक्ष्य है यानी जल में जीवन। जो 15वां लक्ष्य है वह है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, ठीक है, स्थलीय जीवों की सुरक्षा यानी स्थल पर जीवन, ठीक है, जल पर जीवन और स्थल पर जीवन। 16वां लक्ष्य क्या है? 16वां लक्ष्य है शांति। जब इतनी चीजें हो गई तब क्या चाहिए? शांति चाहिए, न्याय चाहिए और सशक्त संस्थाएं, ठीक है, और सशक्त संस्थाएं चाहिए, ठीक है, यह 16वां लक्ष्य है। और 17वां लक्ष्य क्या होगा? 17वां और आखिरी लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए भागीदारी आप कह सकते हैं, यानी वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को दृढ़ बनाना, ठीक है, किसके लिए? सतत विकास के लिए। तो सतत विकास के लिए लक्ष्यों के लिए भागीदारी आप कह सकते हैं, ठीक है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी, ठीक है, भागीदारी। इस प्रकार यह 17 सतत विकास लक्ष्य 2015 में घोषित किए गए। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा यह लिस्ट जारी की गई, ठीक है। इसका निर्णय कब हुआ था? वर्ष 2012 में हुआ था। और ये 17 सतत विकास लक्ष्यों को विभिन्न देशों को 2030 तक प्राप्त करना है। और आप देख रहे होंगे यह जो लक्ष्य है कोई एक तरफा नहीं है। एक तरफ सामाजिक आर्थिक संरक्षण से है, दूसरी तरफ लोगों के विकास से भी संबंधित है, देश दुनिया के विकास से भी संबंधित है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है यह जीवन को बचाने से भी संबंधित है, पर्यावरण के संरक्षण से भी संबंधित है, आर्थिक विकास से भी संबंधित है। तो इस तरह इन 17 गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, या इन्हें सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। इन 17 लक्ष्यों को क्या कहा जाता है? यही 17 लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य कहलाते हैं, ठीक है ना, या इन्हें एसडीजी कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, जिसे 2030 तक देशों को प्राप्त करना है। देखिए, जो स्वच्छता व जल की उपलब्धता के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है कि एसडीजी में किस नंबर पे, ये जो क्रम लिखा गया है ना, इसी क्रम से प्रश्न पूछा जाता है कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें जो 6वां लक्ष्य है वह क्या है, जो 10वां लक्ष्य है वह क्या है, यह भी परीक्षा में पूछा गया है, असमानताओं में कमी। जो 13वां लक्ष्य है वह क्या है, पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन किस लक्ष्य में शामिल है, तो 13वें लक्ष्य में है। जलीय जीवों की सुरक्षा के संबंध में भी प्रश्न आया है और स्थलीय जीवों की सुरक्षा के संबंध में भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा के लिए आप अभी तैयार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं और दोबारा आप यहां से गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। 6वां प्रश्न क्या है? वह है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। देखिए, हमने कहा ना कि सतत विकास लक्ष्य वाले जो प्रश्न है वह उनके जो एसडीजी का जो उनकी संख्या है ना, उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछे गए हैं। अब यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लिए, तो केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए जो 2030 तक गोल्स निर्धारित किया गया है वह किस नंबर का है? तो वह है 6वां, एसडीजी 6, ठीक है। 6वां गोल्स क्या कहलाता है? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के लिए प्रयास करना पूरी दुनिया में, ठीक है, 2030 तक। तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। एसडीजी 7 क्या है?
SDG 7 है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, क्या है? किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, यह है SDG 7। बात करेंगे SDG 8 क्या है। अभी हमने आपको बताया SDG 8 क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, और आर्थिक वृद्धि, ये क्या है? यह है SDG 8। और SDG 9 की बात करें तो यह उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। मैं इसलिए बार बार दोहरा दे रहा हूं ना, क्योंकि आपको चीजें याद हो जाए। बुनियादी ढांचे का विकास, जब तक ये वीडियो खत्म होगी ना, तब तक आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, पूरी SDG याद हो जाएगी, मतलब 1 से 2 प्रश्न आपके हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ये ऑप्शन, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो 7वां प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, शून्य भूख, बिल्कुल भुखमरी को दूर करना, बिल्कुल यह प्राप्त करना है। दूसरा, गुणवत्तापरक शिक्षा। ठीक है, शून्य भूख या भुखमरी से मुक्ति आप जानते हैं कि SDG 2 है। ठीक है, भुखमरी से मुक्ति जो है किसमें है? SDG 2 है। ठीक है, और अगर गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करें तो क्या है? यह है SDG 4। ठीक है, गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करता है। लैंगिक समानता की बात करिए, बिल्कुल सही है। यह किसमें है? यह है SDG 5। SDG 5 क्या बात करता है? लैंगिक समानता की बात करता है, जबकि अंतरिक्ष अनुसंधान हमारे SDGs में शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। बाकी शून्य भूख, गुणवत्तापरक शिक्षा और लैंगिक समानता यह SDG में शामिल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, देखिए वह भी SDG से संबंधित है। किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं? सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में SDG दिया है और सूची 2 में संबंधित है। किससे संबंधित है यह आपको बताना है। देखिए, SDG 10 का संबंध किससे है? देखिए, असमानताओं में कमी, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, असमानताओं में कमी SDG 10 से संबंधित है। SDG 13 की बात करते हैं। हमने अभी कहा था कि यहां से प्रश्न पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही, जलवायु परिवर्तन एवं कार्यवाही। ठीक है, किससे संबंधित है? SDG 13 से संबंधित है। SDG 14 किससे संबंधित है? तो जल में जीवन, जल के नीचे जीवन SDG 14 से संबंधित है। ठीक है, और SDG 15 का संबंध किससे है? भूमि के ऊपर जीवन। ठीक है, भूमि पर जीवन SDG 15 है और जल में जीवन SDG 14 है। यह हाल ही में PCS की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी जो सही आंसर होगा, A का 3 होगा, SDG 10 असमानताओं में कमी, B का 1 हो जाएगा और C का 4, D का 3। तो ये हो जाएगा 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2, सॉरी 3 1 4 2, यानी A ऑप्शन सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। आपको बताना है कि भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जो सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो आप जानते हैं कि वह संस्था है नीति आयोग। सी ऑप्शन सही है। नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक उसके कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, स्थापना 1 जनवरी 2015 को। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है एजेंडा 21। एजेंडा 21 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह बताना है कि एजेंडा 21 क्या था। ऑप्शन ए है, पहला कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, और दूसरा कथन है, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, इसमें पहला कथन सही है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा, जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, तो यह गलत है। इसकी उत्पत्ति 1992 में हुई थी। मैं अभी इसकी क्रोनोलॉजी पूरी समझाता हूं। तो इसमें केवल ए ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा, केवल ए ऑप्शन सही है। देखिए EFGH हो गया है, केवल ए ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, आंसर ये है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि एजेंडा 21 आखिर है क्या। अब चलिए जानते हैं आखिर एजेंडा 21 है क्या और यह कब आया। तो पहला जो कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जानते हैं कि वर्ष 1992, ठीक है, वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, रियो डी जनेरियो में
ठीक है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब होता है? वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में होता है। इसी पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 लाया जाता है, ठीक है। एजेंडा 21 या इसे कह सकते हैं वैश्विक कार्य योजना कह सकते हैं 21 से क्या आशय है? यह जो कार्य योजना है यह 21वीं सदी के लिए है, ठीक है। 21वीं सदी के लिए है, 21वीं सदी के लिए है, इसीलिए इसे 21 कहा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एजेंडा क्या है इसके बारे में ध्यान देते हैं। एजेंडा का उद्देश्य क्या था? तो एजेंडा 21 का जो उद्देश्य था पहले उसको जान लेते हैं। इसका उद्देश्य था पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा करना एजेंडा 21 का उद्देश्य था, ठीक है। दूसरा उद्देश्य था सतत विकास को बढ़ावा, ठीक है। सतत विकास को बढ़ावा यह दूसरा उद्देश्य था, ठीक है, एजेंडा 21 का। तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था गरीबी व असमानता को कम करना, ठीक है। असमानता को कम करना यह एजेंडा 21 का लक्ष्य था, ठीक है, उद्देश्य था। चौथा था प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, ठीक है। यह 4 उद्देश्य इसके निर्धारित किए गए थे एजेंडा 21 के, ठीक है ना। अब देखिए एजेंडा 21 के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। तो इनका विषय क्या था? वनों की रक्षा करना, प्रदूषण कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, जल भूमि ऊर्जा का सही उपयोग करना, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, ये सभी सतत विकास से संबंधित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 मतलब 21वीं सदी के लिए इसे घोषित किया गया था, इस कार्य योजना को, इस एजेंडा को, इसलिए इसे एजेंडा 21 कहा गया, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी एजेंडा 21 चूंकि यह कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था, और 5 साल बाद, ठीक है, ठीक 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा के लिए एक बैठक हुई, ठीक है। इसकी समीक्षा के लिए एक बैठक होती है, ठीक है। उस बैठक का नाम दिया जाता है पृथ्वी +5 बैठक, या इसे कहते हैं रियो +5, ठीक है। रियो +5 बैठक होती है, और यह कब होती है? 1997 में। यानी रियो +5 सम्मेलन या पृथ्वी +5 सम्मेलन जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? वह इसी एजेंडा 21 की समीक्षा के लिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जो लिए गए निर्णय थे उनकी समीक्षा के लिए कि कहां तक काम आगे गया, पर्यावरण की रक्षा की दिशा में कितना काम आगे बढ़ा, सतत विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में कितना काम आगे बढ़ा, गरीबी असमानता को दूर करने में कितना काम किया गया, कितना काम अभी बचा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में कितना काम अभी बचा हुआ है। इसी की समीक्षा के लिए 1997 में, यानी +5 सम्मेलन जो हुआ था, रियो +5 सम्मेलन, वो कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की समीक्षा बैठक के लिए या एजेंडा 21 की समीक्षा के लिए 1997 का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21, केवल एक कथन सही है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5, देखिए वही प्रश्न सामने आ गया। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और +5 यानी कब हुआ था? 1997 में, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और कहां हुआ था, ठीक है, यह जानना बहुत आवश्यक है। यह सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो यह न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था, और न्यूयॉर्क में भी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में, कहां? संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? कि जो 1992 के प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए थे उनकी प्रगति की समीक्षा करना मुख्य निर्णय था, ठीक, मतलब मुख्य उद्देश्य था। यानी जो पृथ्वी +5 शिखर सम्मेलन, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसे रियो +5 भी कहा जाता है, ठीक है ना। कभी अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो आप चकराइएगा नहीं, इसे रियो +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो यह एक समीक्षा बैठक थी जो 92 के निर्णयों पर कितना काम हुआ उसकी प्रगति की समीक्षा के लिए, ठीक है ना, यह बैठक आयोजित की गई थी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ आयोजित की गई थी, ठीक है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? आपको बताना है रियो 20 घोषणा पत्र, इसका शीर्षक क्या था? आप जानते हैं रियो का जो प्रथम हुआ था वह कब हुआ था? रियो का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रियो फर्स्ट कब हुआ था? रियो फर्स्ट हुआ था 1992 में। इसके 20 साल बाद रियो 20 होता है, ठीक है। रियो 20 कब होता है? वर्ष 2012 में। हमने आपको बताया था 2012 में रियो 20 सम्मेलन होता है। और उसी रियो 20 सम्मेलन में क्या किया जाता है कि एक घोषणा पत्र आता है, ठीक है। उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, द फ्यूचर वी वांट, ठीक है।
इस शीर्षक से घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और ये जो मसौदा था इसमें जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर इसमें विचार किया गया था। ठीक है ना। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है। आप जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों को जो निर्धारित किया गया था वो यही तय किया गया था कि सतत विकास लक्ष्य जो हमारे जो मतलब एसडीजी जो सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा इसी रियो +20 सम्मेलन में की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा पेज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पेज का मतलब, पेज का जो फुल फॉर्म है वह है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसे कहते हैं पेज। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हरित अर्थव्यवस्था की पहली बार बात कब की गई थी, तो इसकी पहली बार बात की गई थी रियो +20 सम्मेलन में, और यह कब की गई थी, 2012 में। अगर कोई आपसे पूछे कि पेज का गठन कब किया गया था, तो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का जो गठन है, जो यह विचार है, यह रियो +20 सम्मेलन 2012 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, वहां इसका सृजन किया गया था, पेज का सृजन किया गया था। ठीक है ना। हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान इसी में किया गया था। ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पे हुई थी रियो 20 घोषणा पत्र में। ठीक है ना। द फ्यूचर वी वांट इसका नाम था, यहीं से सतत विकास लक्ष्यों की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह बहुत आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, यानी इसे नीरी के नाम से जानते हैं। अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है महाराष्ट्र के शहर जो है नागपुर में। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में यह स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, नीरी की स्थापना कब की गई थी। नीरी का मतलब क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान इसे कहते हैं। इसकी स्थापना नागपुर में 1958 में की गई थी। ठीक है, 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना नागपुर में की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है ना, नीरी के बारे में जरूर जानिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह पूछा गया है यूएनईपी का मुख्यालय। देखिए, विभिन्न जो संस्थाएं हैं, जो पर्यावरणीय संस्थाएं हैं, जो वैश्विक संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें आप जान लीजिए। यूएनईपी के मुख्यालय के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। देखिए, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यह यूएनईपी का फुल फॉर्म है, और इसका जो मुख्यालय है वह है नैरोबी में। सी ऑप्शन सही है। नैरोबी कहाँ स्थित है, नैरोबी है केन्या की राजधानी। ठीक है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, यहीं पे यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछ ले कि यूएनईपी की जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यूएनईपी की स्थापना 1972 में, मुख्यालय नैरोबी केन्या में, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का 15वां और आखिरी प्रश्न हमारा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, सबसे पहले यह जानिए कि यह है क्या। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। ठीक है, पर्यावरण संगठन है। अगर आपको छोटे शब्दों में कह सकते हैं तो आप यह एक एनजीओ है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रीन पीस की स्थापना के संबंध में एक लंबी स्टोरी है, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। अभी जान लेते हैं कि जो ग्रीन पीस की स्थापना है वह कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और इसकी शुरुआत होती है वैंकूवर शहर से। वैंकूवर कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, 1971 में वैंकूवर से यह शुरू हुआ, और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, पर्यावरण संरक्षण और शांति के लिए एक अभियान केंद्रित संगठन है। यह एक बात ध्यान रखिएगा, 55+ देशों में और 25 से 26 राष्ट्रीय कार्यालयों के साथ यह चलता है। ठीक है, ग्रीन पीस। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है।
ठीक है ना। कहाँ स्थित है? मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में है। और ये एम्स्टर्डम कहाँ है? एम्स्टर्डम बताइए कहाँ है? तो एम्स्टर्डम स्थित है नीदरलैंड में, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा, एम्स्टर्डम कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में स्थित है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। स्थापना 1971 में वैंकूवर कनाडा से यह शुरू हुआ था। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, एक एनजीओ है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न, कहने के लिए केवल 15 है। आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको लग गया होगा कि आपने करीब 60 प्रश्नों का अध्ययन किया इतनी देरी में, ठीक है। वो ऐसे प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हमेशा याद भी रहेंगे, भूलेंगे नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपने अनुभव जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके अनुभव से हम चीजों को और बेहतर करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। जहां आपको लगता है कि कोई दिक्कत है आप बताएंगे तो हम उसमें और सुधार करेंगे, इस वीडियो को और प्रोडक्टिव बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही अगर आपको जो है और कुछ जानना है इस वीडियो के संबंध में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही 9125156661 पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और इस पे सुबह 10 AM से लेकर के 6 PM तक, ठीक है, और वनली मंडे से लेकर के, ठीक है, सैटरडे तक आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।